मेरे को इतना हर्ट हुआ, उसने मेरे को ऐसे टॉन्च क्यों मारा कि ऐसे ही थोड़ी दूसरों की तरह शादी कर लेनी है, मेरा तो एम है। तो मेरे को वो बात ना जो बड़ी पिंच हुई। Don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. It's story time. It's story time. Hello guys, welcome back to another podcast. आप सुन रहे हैं True Story Bro with me Triggered इंसान। और आज है मेरे साथ the higher authority, the supreme authority of justice, of chief justice of India, of my home, मेरी माता जी। ओए हेलो मम्मी। हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त, मजे में। वैसे तो आप मेरे ही घर में रहते हो और मैं रोज आपसे पूछता ही हूँ, लेकिन आज दुनिया को भी बता दो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, हम तो बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? वाह, बस आपने पूछ लिया, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। पहले मैं तुम लोगों को अपोलोजाइज करना चाहूंगा बिकॉज आज शायद मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब सी साउंड कर रही होगी, दबी सी साउंड कर रही होगी, क्योंकि मेरा गला खराब है, मेरी नाक बंद है, मेरे को बुखार हो रखा है और मैं दवाई खा के ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ये वैसे कोई नई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही शुरू से ही है, बचपन से ही बीमार रहता है तू। हाँ, जिससे पहली हम स्टोरी यही सुनाते हैं कि एक्चुअली में बचपन में मैं बहुत ज्यादा ही बीमार रहता था। मैं बहुत ही सॉफ्ट सा हूँ बचपन से। बहुत सॉफ्ट ही है ये, हर टाइम मतलब छोटी छोटी चीजों से इसको एलर्जी, छोटी छोटी चीजें इसको बीमार कर देती हैं। मतलब मेरी बचपन से एक प्रॉब्लम है कि नाक हमेशा बंद रहती है मेरी, मतलब गला हमेशा खराब रहता है, चेस्ट कंजेशन रहती है। उसके बाद गला खराब से मेरे को याद आया, मेरे को एक बार बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी, टॉन्सिलाइटिस नाम की। बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स हो गए थे और इवन की मतलब इतने बढ़ गए कि ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। ऑपरेशन हुआ था मेरे और बहुत छोटा था उस टाइम पे। राइट, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हो रखा है तुम्हारे भाई का। और पूछो क्या चाहिए, मेरी तो पूरी जिंदगी मेरे को याद है, मेरे को दवाइयाँ खिलाते रहे हो आप। इतना बीमार रहता था, तेरे को पता है, हम तेरे को कॉटन में लिपेट के रखते थे, कॉटन में मतलब चेस्ट पे ऐसे कॉटन रख के फिर इसको सुलाते थे। इतनी ज्यादा इसको सर्दी हो जाती थी सर्दियों में, और मतलब हर टाइम जैसे बीमार ही रहता था। बहुत मुश्किल से पाला है इसको, बहुत नाजुक है ये मेरा बेटा। मैं तो नाजुक कली हूँ मम्मी। नहीं तो मम्मी ने ना मेरे को बचपन से ही होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह जो है, हर मेरे ख्याल से महीने 2 महीने के बाद किसी नए डॉक्टर के जाते थे। वो मीठी वाली गोलियां मेरे को भी बड़े मजे आते थे, वो होम्योपैथिक गोलियां ना वाइट सी बड़ी मीठी सी होती हैं, उसमें वो लिक्विड सा डाल देते हैं, वो खाने में मैं भी मजे में चूसता रहता था। लेकिन एक्चुअली में वो जो है इसीलिए खिलाई जाती थी मेरे को क्योंकि इतना जो बीमार होता था, बट वो एक्चुअली हेल्प किया, मजाक से हटके। वो 2 साल तेरा ट्रीटमेंट चला, रेगुलर तेरा 2 साल होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चला है, तो उससे तेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि ऐसा ठीक रहा। होम्योपैथिक मेडिसिन का जो असर होता है ना, वो एकदम से नहीं दिखता। वो ऐसा खाते रहो तब लगता है अरे क्या है ये मीठी गोलियां खा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आई हैव टू से दिस कि तब मैं बचपन में सोचता था कि क्यों ही खिला रहे हो मेरे को ये मीठी गोलियां, ये खा के क्या ही हो रहा है। लेकिन वो जब जैसे जैसे बड़े हुए तो उसका इफेक्ट दिखा कि हाँ मेरी एक्चुअली में वो जो इश्यूज भी तो तू शौक से होता था ना यार, वो गोलियां मीठी इतनी होती है, मजेदार। अपने आप बोलता था मम्मी वो गोली तो दे दो मेरे को। हाँ, वो डॉक्टर बोलती थी दिन में 3 बार खानी है, 4 बार खानी है, मैं 10 बार खा जाता था। मतलब 1 हफ्ते की दवाई लेके आती थी और 4 दिन में खत्म। मैंने फिर लेने जाना डॉक्टर के पास तो उसने कहा मैंने तो आपको 1 वीक की दी थी। मैंने कहा वो खत्म भी हो गई। ओ यार, होम्योपैथिक मेडिसिन होती तो बहुत टेस्टी है, लेकिन उसका देखो असर जो है वो इंस्टेंटली नहीं दिखेगा आपको, लेकिन विद टाइम एक्चुअली में मेरे को वो लगा, क्योंकि जैसे बड़े हुए तो मेरी जुकाम की, गला दर्द की, वो सारे इश्यूज जो थे वो ठीक हो गए। मेजर प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, लेकिन अभी भी जैसे वेदर चेंज होता है तो फिर तेरे को हो जाता है। नहीं, इस बार वेदर चेंज की वजह से नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं। देखो ये क्या हुआ ना, मेरा अभी 2 दिन पहले था एक शूट, ठीक है, तो मैं जिम होकर आया और जिम में भाई 2.5 घंटा जिम करके आया मैं। अब आजकल जिम कम जा पाता हूँ ना, तो इसलिए जाता हूँ तो ज्यादा करके आता हूँ मैं। भाई आधा घंटा 35 मिनट मैंने करा कार्डियो, 35 मिनट्स कार्डियो करने के बाद मैंने 3 बॉडी पार्ट करे हैं। लोग एक बॉडी पार्ट की
मतलब 5 एक्सरसाइज करते हैं, मैंने 3 बॉडी पार्ट करे हैं, इन टोटल 8 एक्सरसाइजेस। पागलों की तरह जिम करके आया हूं मैं, फुल एकदम थका हुआ। और उसके बाद मेरा शूट, अब शूट स्टार्ट होने से पहले मुझे बोला गया था ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे का शूट होगा, जिसमें कुछ लाइंस हमें बोलनी है और वो लाइंस मतलब लिखी हुई है, मेरे को बस रीड आउट करनी है एक तरीके से। मैंने कहा ठीक है, पर वो सारी की सारी लाइंस मम्मी एकदम टेक्निकल टर्म्स, ऐसा ना, मतलब i9 13900K इंटेल कोर ब्ला 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 ब्ला। मैं कसम से बता रहा हूँ, कानों को हाथ लगा लिया मैं। इतना तो मैंने स्कूल में कॉलेज में कभी पढ़ाई नहीं करी जितना मेरे को ये स्क्रिप्ट याद करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ गई। अरे वो तो जब आए हैं ना कि हमने शूट करनी है निश्चय के साथ, तो वो इतने जाने लोग, और ऊपर से मेकअप आर्टिस्ट, मैंने कहा बस नोनू तो गया आज। हाँ, सारा एक तो मेरे को ना मेकअप लगा देते हैं मेरे से, भाई मेरे फेस पे वो एलर्जी हो जाती है, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। ऊपर से मेरी आंखों के पास मेकअप लगता है, मेरी आंखों में इचिंग होती रहती है। ठीक है, अब मैं इतना थका हुआ, मेकअप वेकअप लगा के, अब मेरे रूम में शूट होना था। अब पंखा और एसी भी नहीं चला सकते, एक तो एसी लगा हुआ है यहाँ पे, विंडो एसी, तो विंडो एसी की गड़ 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 आवाज, और ऊपर से क्या कहते हैं, पंखा तो वैसे ही आवाज करता है। तो वो कह रहे जी बिना एसी और पंखे के करना पड़ेगा। अब बिना एसी पंखे के इतनी गर्मी में मेकअप लगा के, मेरे को लाइट पूरी ऑन करके कैमरा के सामने, और वो भी इतने सारे लोग इस छोटे से कमरे में, और कैमरा के सामने जो शूट 3 से 4 घंटे का होना था, वो शूट खत्म हुआ है 8 घंटे में। मतलब सोचो आप, 1-2 बजे शूट शुरू हुआ और रात को 9 बजे खत्म हुआ है, 7-8 घंटे वो शूट चल गया। जब तक वो खत्म हुआ है, एक चेयर पे बैठे बैठे बिना एसी पंखे के, मैं उसको बार बार बोले जा रहा था डायरेक्टर को, मैंने कहा ये शूट खत्म होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। वो कह रहे नहीं ब्रो, हो जाएगा हो जाएगा। ऊपर से वो बार बार लाइन बोलनी पड़ रही है, क्योंकि भाई इतनी टेक्निकल मेरे को याद नहीं हो रही, तो उसके कम से कम हर एक लाइन के मैंने कम से कम 10 रीटेक लिए। अरे याद करना कितना मुश्किल है, i9 13900K XYZ फलाना ढिमकाना, ये वो, भाई वो भी इंग्लिश में। तो वो बस बोल बोल के 6-8 घंटे के लिए कॉन्टिन्यूअस जो मेरा गला छिला है। और गला मेरा उससे एक दिन पहले ऑलरेडी खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तले के ऊपर पानी पी लिया, तला वो खाया सॉल्ट एंड पेपर, और उसके साथ प्यास लगी रही थी तो पानी पी लिया। उसी वक्त पानी पीते मेरे को लगा कि यार ये तो गलती कर दी, तला हुआ खा के मेरा तो हमेशा गला खराब होता है पानी पीने पे। तब गले की बैंड बजी और वो 8 घंटे बोलते बोलते खत्म ही हो गया, एकदम टोटल डिस्ट्रॉय। और फिर एक्सर्शन से फीवर चढ़ गया। हाँ, तो एमी थोड़ी कहती हूँ तू इतनी नाजुक कली है मेरा सॉफ्ट हाय राम, इतनी मेहनत के बाद ये नाजुक तो बहुत करता है। ये इसमें नाजुक कहाँ हुआ यार, यहाँ तो मैं ऐसे बैठे बैठे बीमार हो जाता तो नाजुक कली होता। मैं एक्चुअली बचपन में था मैं नाजुक कली, आई एग्री, और छोटी छोटी बातों पे मेरा रोना भी निकल जाता था। जिससे मेरे को याद आया यार, बचपन में आपकी वजह से ना मेरे को बहुत ज्यादा बुली हुआ है। क्यों भाई? यार आपने मेरा नाम रख दिया निश्चय। हाँ। ठीक है, एक तो पहले जिस जमाने में आपने मेरा नाम रखा ना निश्चय, एक तो भाई हम 90s किड्स हैं, उस जमाने में ना निश्चय किसी का नाम नहीं होता था। किसी का नाम नहीं था, आई थिंक पहला मैंने ही सोचा, मेरे ख्याल से हाँ, मैंने ही सोचा निश्चय। इंडिया में टॉप ऐसा फर्स्ट 10 में निश्चय मैं ही होऊंगा। उस वक्त तो निश्चय नाम था ही नहीं किसी का नहीं था। तो तेरे को तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि इतना यूनिक नाम रखा मैंने तेरा। रुको जरा सब्र करो, अभी असली चीज पर आने दो। आपने नाम रख दिया निश्चय, हाँ। और उसके ऊपर स्पेलिंग रख दी NISCHAY, हाँ। निश्चय। ठीक है, स्पेलिंग तो होते बनते NISHCHAY, आपने रखे स्पेलिंग NISCHAY, निश्चय। अब ये क्यों किया? पहले तो लोगों को निश्चय नहीं बोलना आता, उसमें भी आपने स्पेलिंग में छेड़खानी कर दी। अब लोग भाई कोई नैन्सी बोल रहा है, मेरे कॉलेज का प्रोफेसर मेरे को नैन्सी रीड करता था, निश्चय से नैन्सी। एक बात बता, निश्चय और नैन्सी में तो बहुत फर्क है ना। निश्चय चलो और वो मैं मान नैन्सी। रहा हूँ, वो प्रोफेसर हाँ। कुछ अलग नशे में रहते थे, बट फिर भी निश्चय कभी कोई बोल ही नहीं पाया, ना स्कूल में ना कॉलेज में। निश्चय को अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो NISHCHAY लिखोगे। आपने क्या सोच के इसके बाद H नहीं रखा? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मेरे को जो स्पेलिंग ठीक लगे मैंने वही रखे। पर वो तो स्पेलिंग गलत है ना एक तरीके से। मेरे लिए वो ठीक थे। आपकी वजह से जिंदगी भर मैं यहाँ पे सदमे में रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम्हारे नाम में S के बाद H क्यों नहीं है। मैं उनको एग्जाम पता क्या देता हूँ, रीजनिंग। मैं रीजनिंग देता हूँ। नहीं, मैंने कहा मेरी मम्मी ने देखा S के बाद भी H आ रहा है, फिर C के बाद भी H आ रहा है, मम्मी ने बोला इतने H नहीं चाहिए नाम में, तो H हटा दिया। एक ही H रखना है हमने। पर एक्चुअल रीजन क्या था ये तो पता ही नहीं चला ना, मेरे को भी नहीं पता। एक्चुअल कोई रीजन नहीं था, बस नाम ऐसे ही। रखने का रीजन है
कि ये तो मतलब मेरी एक वो ईगो पे आ गई थी ना, मेरी ईगो हर्ट हुई थी, इसलिए मैंने तेरा नाम रखा निश्चय। ये स्टोरी तो मैं सुनना चाहूंगा, क्या ईगो हर्ट हुई थी? अच्छा, बाय द वे मम्मी ने एस के बाद एच इसलिए नहीं रखा था क्योंकि ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। हाँ मतलब सेक्सी लग रहा मैंने था। शॉर्ट रखा, मैंने बहुत ज्यादा स्पेलिंग नहीं रखी। हाँ मम्मी, पूरा एक लेटर कम करके आपने काफी स्पेस बचा ली। तो मेरा नाम आपने निश्चय रखा क्यों, पहले ये बताओ। निश्चय इसलिए रखा कि एक मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो मतलब हम दोनों पढ़ते थे, बहुत फ्यूचर प्लानिंग करते होते थे कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, डॉक्टर बनना है, अभी नहीं शादी करनी, पढ़ाई करनी, ये करनी, वो करनी। लेकिन मैं अफसोस डॉक्टर नहीं बन पाई और शादी कर ली मैंने। हाँ, मम्मी का बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का और बड़े होके शादी कर ली। शादी क्या हो बात गई, है। हाँ। लेकिन नहीं गाइस, आज मम्मी इज वेरी सून गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट व्लॉगर्स इन इंडिया। ये डिम्पल मलन व्लॉग्स, शाउट आउट भाई, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनकमिंग, लेट्स गो। तो शादी कर ली और फिर प्रेरणा भी हो गई। उसके बाद ना जब एक बार मैं अपने मम्मी के घर गई तो वो ही मेरी फ्रेंड आई मेरे को मिलने। तो हम ऐसी बातें कर रहे थे कि तू कब शादी कर रही है, तो उसने ना मेरे को टॉन्च मारा एक बार, कहती ऐसे ही थोड़ी ना मैं लोगों की तरह बड़ी बड़ी बातें करनी और शादी कर लेनी, मेरा तो कोई एम है, मैंने तो अभी जिंदगी में कुछ बनना है, करना है, फिर सोचेंगे शादी। चलो जी। उसके बाद ना मेरे को इतना हर्ट हुआ, उसने मेरे को ऐसे टॉन्च क्यों मारा कि ऐसे ही थोड़ी दूसरों की तरह शादी कर लेनी है, मेरा तो एम है। तो मेरे को वो बात ना जो बड़ी पिंच हुई, तो मतलब उस टाइम ही जैसे होता है ना दिमाग में एक चीज स्टक कर जाती है, तो वो कहते हैं ना मैंने निर्णय कर लिया, वो निर्णय को मैंने निश्चय मतलब मैंने ये निश्चय करा कि इसको मैं ना जिंदगी में एक बार दिखाऊंगी जरूर कि मैंने अगर शादी करी है तो मैंने कोई गलत नहीं करा। मैं अपने बच्चों को मतलब इतना अच्छा वेल एजुकेटेड बनाऊंगी उनको ताकि दुनिया देखे, और टचवुड मेरा सपना वो पूरा हुआ। और जब निश्चय हुआ तो मैंने उसका नाम ऐसे फिर मेरे दिमाग में था कि मैंने निश्चय ही रखना है, तो ये रीजन था निश्चय रखने का। कैसा लगता है आपको कि आजकल लोग आपको इतना देखने लग गए हैं? मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर पाई ना, यही सोचा था कि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरे बच्चे करेंगे आगे, और वही हुआ। टचवुड भगवान की दया से बच्चे अच्छे निकले, बच्चों ने खूब नाम कमाया। बच्चे अच्छे निकले, ये कैसे पता आपको? ये होता है ना, देखो पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं कि ये डिम्पल का बेटा है, ये विनय का बेटा है। तो पहले ऐसे बोलते थे कि ये तो छोटा बिन्नू है, बहुत डिट्टो विनय जैसा है, तो हमें अच्छा लगता था कि हमारे बच्चे हमारे नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आजकल अब क्या हो गया, बिल्कुल टाइम उल्ट हो गया, बिल्कुल मतलब टाइम जो है वो ऐसा आ गया कि हम बाहर निकलते हैं ना तो लोग हमें ये नहीं कहते कि ये आपके बच्चे हैं, लोग कहते हैं कि आप उनके मम्मी पापा हो। हाँ, आप ट्रिगर्ड इंसान की मम्मा हो, आप वंडर साहब की मम्मा हो, आप फुकरा इंसान की मम्मा हो। मतलब ऐसे वो जब बोलते हैं ना तो मेरे को मतलब अंदर से इतना प्राउड फील होता है ना, मैं कहती हूँ कि शुक्र है भगवान का, मैंने कुछ अच्छे कर्म करे हैं जो मेरे बच्चे इतने अच्छे निकले हैं। अब मम्मी मैं इतना भी कुछ खास नहीं यार, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। सारी दुनिया जानती है। देखो लोग पैसा सब कमाते हैं, लेकिन जो इज्जत, जो मतलब रिस्पेक्ट और नाम मेरे बच्चों ने कमाया ना, मैं कहती हूँ थैंक गॉड, भगवान सबके बच्चों को ऐसा ही बनाए। मम्मी कुछ ज्यादा ही सेंटी हो गई लगता है, देखो बोलते बोलते भी इनके लग रहा है आंसू निकल गए हैं मुझे। वो तो मैं हूँ ही, थोड़ी हूँ ना सॉफ्टी। हमारी मम्मी इतनी सेंटी है, मतलब एक दिन ना मैंने ऐसी मम्मी को, अभी सुनो ये बहुत रिसेंट टाइम की एक स्टोरी है, ठीक है। तो मम्मी ना व्लॉग जब करती हैं तो इनको सिखाया हमने कि फ्रंट कैमरा की जगह आप बैक कैमरा से व्लॉग करो, ज्यादा अच्छी क्वालिटी आती है। तो मम्मी ना बैक कैमरा जैसे अपनी तरफ रखा हुआ है, ठीक है, फिर कोई सामने आ जाता है तो वो कैमरा घुमा रही होती है। तो मैंने मम्मी को ऐसे बोल दिया कि मम्मी जब आप कैमरा घुमा रहे होते हो ना, उसके बीच में भी आप जो लाइंस वगैरह बोलते हो तो वो ना एडिटिंग में दिक्कत हो जाती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कैमरा टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, उसके बीच में उसको कट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप डायलॉग्स बोल रहे होते हो। तो बस ये बोलने के लिए मैंने बोला हाँ भाई व्लॉगर नंबर 1, ऐसे ऐसे कैमरा घुमाते हुए भी लाइनें बोल रहे होते हो, बस इतनी सी बात बोली। एक टाइम होता है कि बंदा कुछ मतलब और सोच रहा होता है लेकिन बात कोई और होगी, अरे रहने तो दो, उससे मेरे को बस। थोड़ा सा
हर्ट हो गया। और अरे मैंने बस इतना बोल दिया, और भाई व्लॉगर नंबर 1 कैमरा ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घुमाते घुमाते लाइनें बोलते हो, एडिट भी नहीं होता वो, उसको ये मत किया करो, बस इतना सा बोला। मेरे को समझ ही नहीं आया। इसके बाद मम्मी के आंसू शुरू, तुम मेरे बारे में ऐसे बोलते हो, तुम मुझे ऐसे बोलते हो। भाई कसम से रोए जा रही है, आंसू निकली जा रही है, तुमने ये क्यों बोला, ऐसे क्यों बोल दिया। और मैं सदमे में, अरे मैंने क्या बोल दिया भाई, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि कैमरा ऐसे ऐसे मत घुमाया करो। मम्मी थोड़ी सी हमारी सेंटी हैं अभी भी। देखो ये इतनी जो स्टोरी बता रही थी कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, उसमें भी बेचारे का रोना निकल गया। सच्ची में आंसू में आंखें नहीं, आंखों में आंसू है। ये तो खुशी के इमोशनल हो जाती हूँ ना मैं बहुत जल्दी। बाय द वे जो मम्मी ने बात बोली कि इनकी शादी जो है वो काफी जल्दी हो गई थी, हाँ, उससे मुझे याद आया कि यू वर जस्ट 19। मम्मी 19 साल की थी जब इनकी शादी हो गई थी। 19 साल में ना मैं क्या कर रहा था 19 साल में, आपकी शादी हो गई थी 19 साल में। मैं तो तभी तो मेरे को मेरी सहेली ने इतना वो मार दिया ना कि मेरा तो लाइफ का सपना है, शादी थोड़ी करनी है तो नहीं, बट 19 एक्चुअली उस जमाने के हिसाब से नहीं, वैसे नहीं, शायद उस वक्त हो जाती थी जल्दी। थी हाँ, मेरी सिस्टर की 20 साल में हो गई थी और मेरे डैडी ने मेरी 19 में ही कर दी। तो आपकी जो शादी हुई थी उसके पीछे की भी एक स्टोरी है। देखो मेरी मम्मी पापा की ना अरेंज मैरिज है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि इनकी शादी बहुत ऐसा आराम से हो गई थी। हाँ, पहले मम्मी पापा ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया था। मम्मी ने नहीं करा, पापा ने करा था। अच्छा जी, मलन साहब देख रहे हो, सिग्मा थग लाइफ भाई। तो पापा जी ने मम्मी को पहले रिजेक्ट कर दिया था कि मेरे को नहीं करनी, लेकिन फिर बाद में कर ली थी। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली बताओ। मेरे जो डैडी थे ना, मेरे डैडी और तेरे पापा के जो दादाजी थे ना, मेरे परदादा और मम्मी के पापा यानी कि मेरे नानू। हाँ, तो वो ना मंदिर में मिले थे। उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, डैडी मेरे भजन वजन गाते होते थे, तो वो दोनों वहां मिले। उन्होंने ना मेरे डैडी को अपना बेटा बना लिया, जबकि उनके ऑलरेडी 8 बेटे थे, 7 बेटे थे, 8वां मेरे परदादा के 7 बेटे थे। बाय द वे मतलब मेरे दादाजी जो हैं वो 7 ब्रदर्स थे, और फिर भी मेरे परदादा ने मम्मी के पिताजी को, मेरे नाना को वो बना लिया, अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। हाँ, तो फिर हमारे पास ही रहने लगे। मतलब उनकी इतनी ज्यादा हो गई जान पहचान, हमारे घर में ही रहने लग गए। फिर जो उनके बेटे थे उनके साथ भी इतनी जान पहचान होगी, आना जाना, मतलब एक फैमिली जैसा माहौल हो गया। तो जब मैं मतलब 18 साल की थी तो मेरे डैडी ना लुधियाना गए लड़का देखने। किसी ने लड़का बताया होगा, तो लुधियाना का ही लड़का था, इंजीनियर था। तो डैडी कहते चलो ठीक है मैं देख आता हूँ। बस समझ गया, इंजीनियर था ना, बस समझ गया। तो दादाजी ने नाना जी ने देखते रिजेक्ट कर दिया कि इंजीनियर है, नहीं चाहिए। देखते रिजेक्ट क्या कर दिया, कहते उसकी ना इतनी लंबी गर्दन है, ऐसे बगले जैसी इतनी लंबी गर्दन है। कहते मुझे तो पसंद ही नहीं आया, तो मैंने मना कर दिया। तो कहते अब मैं फ्री था तो मैंने सोचा चल बलदेव को मिल आता हूँ। बलदेव यानी कि चाचा जी, पापा के चाचा जी हैं, वो वहां रहते थे लुधियाना। तो डैडी ने सोचा कि चलो मैं उनको मिल आता हूँ, तो उनके पास चले गए, वहां बातें करने लग गए। तो चाचा जी ने पूछा कि आज तेरा आना कैसे हुआ लुधियाना। तो डैडी ने बताया कि मैं तो ना ऐसे डिम्पल के लिए लड़का देखने आया था, पर मेरे को तो वो पसंद ही नहीं आया। तो चाचा जी कहते ले तू बाहर क्यों जाना है, मैं घर पे ही है ना, दिल्ली वाला लड़का है अपने सुखदेव का, वो देख लो, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। तो डैडी कहते हैं चलो ये तो बहुत अच्छी गल है। बाय द वे सुखदेव जो है वो मेरे दादाजी का नाम था। तो जो पापा के चाचा थे उन्होंने बोला कि जब घर पे ही है, मतलब पापा जो है वो फ्री है, बैचलर है, तो जाके उनसे मिल लो। तो डैडी ने बोला चलो ठीक है, तो मीटिंग अरेंज करवा दो। चाचा जी ने ना अपने ही घर पे लुधियाना, मतलब ये तो दिल्ली रहते थे, हम रहते थे अंबाला, और कहते सेंटर पॉइंट हो जाएगा लुधियाना, तो लुधियाना पे ही मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। एक सेकंड, दिल्ली लुधियाना अंबाला, हाँ। सेंटर पॉइंट लुधियाना कैसे हुआ? हो गया, मतलब वो कहते कि मैं करवा रहा हूँ, मैं भी चोला हूँ, तो मेरे घर पे ही करवा लो। बाय द वे गाइस, सेंटर पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो तो एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट नहीं हुआ, मतलब मीटिंग पॉइंट उन्होंने वहां रख लिया। अच्छा जी। तो चलो जी, इधर से आगे मम्मी
मतलब मेरी सासू माँ, इधर से मैं और मेरे डैडी और मेरे मम्मी, हम तीनों गए। इधर से मलन साहब और सिर्फ उनकी मम्मी वहाँ गए। चाचा जी के घर हम मिले, उन्होंने जो भी बात करवानी थी हमारी बात करवाई, और चलो हाँ हो गई। और जो चाचा जी थे ना, उनके बेटे ने हमारा फोटो सेशन करा। जो भी हमारी सेरेमनीज हुई वहीं पे ही ओके हुआ, और वहीं पे इन्होंने डिब्बे विब्बे भी दे दिए कि फिक्स हो गया। और उन्होंने फोटो जो क्लिक करी ना, मतलब चलो ओके हो गया, सारे अपने अपने घर चले गए मीठा वीठा लेके। जब वो फोटोज आई और पापा ने फोटोज देखी तो कहते ये लड़की, मैंने कैसे हाँ कर दी, मेरे को तो ये लड़की पसंद ही नहीं है। वो जी चलो कैंसल हो गई। मलन साहब ने मना कर दिया शादी के लिए, कहते मेरे को तो ये लड़की नहीं पसंद। तो पापा ने पहले नशे में हाँ बोला था क्या? क्या मतलब कुछ ये सामने देख के लड़की ठीक लग रही थी, फोटो सेशन करवा लिया तब ठीक था, उसके बाद जब फोटोज आई फोटो देख के रिजेक्ट करा कि इसके लिए हाँ बोल दिया था? मैंने तो करनी नहीं शादी। एक सेकेंड, ये लॉजिक सा नहीं बन रहा मेरे दिमाग में। पहले शक्ल देख के, IRL देख के ही वॉज फाइन, फिर फोटोज देख के वॉज लाइक नहीं ये नहीं चलेगी। ओके तो जो डैडी थे, मतलब तेरे दादाजी थे, वो तो परेशान हो गए। कहते ये तो रिश्तेदारी है, मेरी तो बदनामी हो जाएगी, मैं मना कैसे करूं। तो कहते तूने पहले नहीं देखा था? कहते पता नहीं नशे च ही देख लिया होना, मैनू तो कुड़ी पसंद ही नहीं, मैंने नहीं शादी करनी। चलो जी, उसके बाद तो इतना मतलब डैडी ने ना फिर हमारे घर फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे हम ना लड़की दोबारा देखना चाहते हैं। फिर अम्बाला आए डैडी, मतलब मेरे जो ससुर थे, और मेरे देवर, दोनों जाने दोबारा देखने आए। उन्होंने देखा और फिर उन्होंने जाके एक फ़ोटो भी मेरी लेके गए। मैंने वो स्पेशल स्टूडियो में जाके फ़ोटो खिंचवाई कि अब ऐसी वैसी फ़ोटो नहीं भेजनी, स्टूडियो में फ़ोटो भिजवाई, स्टूडियो पे फ़ोटो खिंचवा के वो भिजवाई। और फिर इन्होंने बोला कि नहीं लड़की तो बहुत सुंदर है। तो उसके बाद फाइनली मलन साहब ने हाँ कर दी। बेसिकली आपके लिए हाँ मेरे दादाजी और मेरे चाचू ने बोला है, मतलब पिताजी ने तो नो ही कर रखा था। वाह। फोटो देखी ना उन्होंने दोबारा, तो फिर जब हमारी शादी होनी थी ना, फिर बोला कि भाई अब पवन तू फोटो सेशन मत करी, नहीं तो कहीं शादी के बाद में भी तलाक हो जाए तेरी फोटो देख के। मतलब मना होते होते हमारी शादी हो गई। मम्मी सोचो अगर पापा उस वक्त नहीं करते तो बेचारे कितने लॉस में रहते। इतने प्यारे बच्चे कहाँ से आते हैं? इतनी सुंदर मेरी मम्मी, कोई कैसे पिताजी ने ना कर दिया है। तो इतने प्यारे बच्चे कहाँ से आते हैं उनके? चलो थैंक्स टू दादाजी और चाचू जिन्होंने कन्विंस कर लिया, और वरना हम पैदा ही ना होते और ये पॉडकास्ट ना हो रहा होता, जो कि इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट है बाय द वे। ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान, एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई, आपको पता है, जिसपे 50,000 रेटिंग्स भी होने वाली है। और जिन्होंने नहीं करी है वो कर सकते हैं, उसको रेट कर सकते हैं, इसको 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, जिसका हर वेडनेसडे को नया एपिसोड आता है। अगर मेरी तबीयत खराब ना हो तो होपफुली ये वाला एपिसोड भी जो है वो टाइम पे अपलोड हो जाए, एंड एक बस और आप लोगों को पसंद भी आए विद माता जी। एंड इसको भी नंबर 1 बना दो, इसको भी नंबर 1 बना सकते हो शेयर करके अपने फ्रेंड्स में। अच्छा एक लास्ट चीज और मेरे को पूछनी थी। सो बचपन में मैं ना बहुत ज्यादा गेम्स वगैरह खेला करता था, पूरा दिन बैठ के फीफा कभी खेलता रहता था, कभी GTA खेलता रहता था। तो तभी आपको कैसा लगता था? आपको इरिटेशन सी होती थी? क्योंकि एक हमने ना सिस्टम लगा रखा था ड्राइंग रूम में, और उस पे पूरा दिन 8-8 10-10 घंटे 11 घंटे बैठ के मैं बस फीफा खेले जा रहा हूँ। तो मेरा बच्चा ऐसा करता, मैं तो उसको घर से बाहर फेंक देता। नहीं, पर ये होता था ना कि तू अपना होमवर्क भी टाइमली कर लेता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि होमवर्क नहीं करा, या मतलब टीचर्स ने कोई, मतलब जब भी हम जाते थे अपना पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो कभी कोई शिकायत ही नहीं करी टीचर्स ने हमेशा ही कहा कि ये बड़ा ही अच्छा बच्चा है। बस एक शिकायत करती थी, ये बहुत टॉकेटिव है। हाँ, और हमेशा गुड चिट मिलती होती थी, तो हमें और क्या चाहिए होता था। क्लास का टॉपर था ऊपर से। क्लास का टॉपर था, तो इसलिए मेरे को कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि ये हर टाइम गेम्स क्यों खेलता रहता। पर आपको ऐसा फील नहीं होता था कि यार क्या गेमिंग करता रहता है?
उस टाइम पे ये होता था ना, 5-5 बच्चे थे हमारे घर पे, एक ही। हाँ, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो 3 भाई बहन, मैं हो गए, 2 चाचू चाची के, तो 5 बच्चे थे। सारे बच्चे एक ही जगह पे इकट्ठे रहते थे ना, तो हल्ला नहीं होता था, शोर नहीं होता था ना, तुम अपना अलग खेलते रहते थे, तो मेरे को कोई वो पर आपने ऐसा कभी सोचा था कि ये पूरा दिन ऐसा बैठ के कंप्यूटर पे वेला गेम्स खेलता रहता है, एक दिन गेमिंग कोई करियर बना लेगा? ये कभी नहीं सोचा था। देखा, मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा से मल्टीटास्किंग ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ यार, बचपन से मल्टीटास्कर। तूने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी ना गेम्स खेलने की, तो वही करियर बन गया तेरा। बचपन से मल्टीटास्कर और हर एक चीज में एक्सेल करने वाला बच्चा था मैं। मतलब अगर किसी चीज को करना है ना, तो फुल डेडिकेशन के साथ एकदम परफेक्टली करना है। तो अब बेशक वो पढ़ाई हो, उसमें टॉप मारना है, गेम्स खेलना है, उसमें टॉप मारना है, फर्स्ट आना है, वैसा था। तो फिर बस टीचर्स ने कभी तेरी शिकायत नहीं करी थी, कभी ये तो है। भी। मम्मी की एक शिकायत रहती थी पीटीएम पे, लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे, ये नहीं कर रहे। मम्मी की शिकायत होती थी पीटीएम में कि पीटीएम 2 मिनट में खत्म हो जाती थी, हमसे पहले बैठे हुए आधा घंटा हो गया जी, उनकी वेट करे जा रहे हैं, वो उठेंगे। जैसे हमारी बारी आती थी, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये लो इसकी मार्कशीट वगैरह, ये तो मौका ही नहीं मिलता था कुछ बोलने का। सही बात है। और 2 मिनट में खत्म हो जाते थे, और हम ऐसे पूछते थे टीचर से, हो गया? तो कहती थी हाँ, और क्या बोलूं। होके इतनी एक्साइटमेंट में आते थे कि टीचर्स मीटिंग में जाना है, और 2 मिनट में खत्म। मम्मी पर बोर्ड पे हमेशा नाम लिखा होता था टॉपर्स में। हाँ, तो वो टॉप तो 3 जाते ही पहले हम देखते होते थे कि निश्चय का आया ऊपर से। टॉप 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखे होते हैं ना टॉप पे, तो उसमें हमेशा मेरा नाम तो होता ही था। बस वो बात अलग है, फर्स्ट पे कम ही होता था, सेकंड थर्ड पे ज्यादा होता था, बट था तो कम से कम, ठीक है ना। बोर्ड पे तो आता था ना। बोर्ड पे तो आता था, सही बात है। एंड इसके साथ साथ एक बस लास्ट क्वेश्चन। अब आप देखो सोशल मीडिया पे अच्छा खासा आप नाम बना लिया है आपने, डिम्पल मलान ब्लॉग्स, अब लोग आपके ब्लॉग्स वगैरह भी देखते हैं। तो आपने कभी सोचा था कि एक दिन आपको ट्रिगर्ड इंसान के पॉडकास्ट पे आने का मौका मिलेगा? वो भी ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान के साथ बैठ के स्टोरी सुना के ही तो मैं इतना आगे पहुंची हूँ। आइए तो आप अपनी इस सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ऑब्वियसली मिस्टर निश्चय मल्हान, ट्रिगर्ड इंसान। ये तो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इसलिए नहीं पूछा था ताकि आप मेरा नाम लो। क्योंकि पता है, देखो मम्मी को मैं इवन बिफोर आई स्टार्टेड यूट्यूब, मैं मम्मी को हमेशा यही कहता था कि मम्मी आप ना ये खाना बनाते हो, इसकी वीडियोस वगैरह बनाओ। हमारे घर में जब तू पढ़ता था कॉलेज में, हॉस्टल रहता था, तो हमेशा मेरे को फोन करके यही बोलता था, मम्मी मैं आऊंगा ना, फिर हम ना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो मैंने उस चीज को कभी सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा ऐसे ही कह रहा है, ऐसे ही कह रहा है। तो तुमने अपना मतलब अचीव करा ना अपने दो चैनल। बस इतनी वो तारीफ मत करो, ज्यादा हो जाती है। हाँ, आई होप आपको मजा आया हो मम्मी, एंड आई होप ऑडियंस को मजा आया हो कुछ मजेदार बचपन की कहानियां सुन के। एंड अगर आया हो तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन शेयर दिस पॉडकास्ट, दे कैन रेट दिस पॉडकास्ट, 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं इसको। एंड हर वेडनेसडे को एक नया एपिसोड आता है ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान का, जहां पे सच्ची घटनाएं सुनने को मिलती हैं ऑफ मी, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली एंड फैंस आल्सो। सो नेक्स्ट वीक प्रोबेबली इट विल बी अ फैन स्टोरी, जिसमें आपको सुनने को मिलेगी एक भूतिया कहानी, जो कि मैंने अभी रिसेंटली शॉर्टलिस्ट करी थी। एंड मेरे को देखते ही लगा था कि भाई ये कुछ ज्यादा ही मतलब नेक्स्ट लेवल की स्टोरी है, ये सुनने में काफी मजा आएगा। तो अगर आप वो भूतिया स्टोरी सुनना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड ऑन ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान, एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आई विल सी यू गाइस अगले पॉडकास्ट में। टिल देन, थैंक्स फॉर लिसनिंग।